ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी सुपर क्यूट हीरोइन शाऊ से, जो इस ड्रामा की मेन लड़की है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पहली बार किसी क्लब में आई है, बस थोड़ा मस्ती करने। लेकिन अचानक से उसकी नजर पड़ती है ऊपर वाली मंजिल पर, जहाँ उसका कंपनी का बॉस खड़ा उसे घूर रहा है। वो तो डर के मारे कांप जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो जियन है, जो इस ड्रामा का मेन लड़का है। जियन का दोस्त भी ये सब देख लेता है और मजाक में पूछता है, अरे यार, क्या तू किसी खूबसूरत लड़की पर फिदा हो गया है? तू तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। लेकिन जियन फट से मना कर देता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उधर शाऊ अपनी फ्रेंड लीसा से फुसफुसा कर कहने लगती है, अरे लीसा, मैंने अभी अभी अपने बॉस को ऊपर देखा, वो मुझे घूर रहा था। लीसा चौंक कर पूछती है, क्या वो वही लड़का है जिसके बारे में तूने मुझे बताया था, वो जो बहुत ठंडा और सख्त मिजाज का है? तू तो उससे इतना डरती है जैसे वो कोई भूत हो। शाऊ हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ वही, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है, चल अब मजे करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा लड़का आ धमका है और शाऊ को तंग करने लगता है। वो कहता है, चलो ना, थोड़ा मजा करते हैं, मुझे अपना नंबर दे दो प्लीज। शाऊ घबराकर झूठ बोलती है, नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड अंदर है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन वो लड़का हंस कर कहता है, अरे मैं सब जानता हूँ, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू तो अपनी सहेली के साथ आई है। और वो शाऊ के और करीब आने लगता है, जिससे शाऊ बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक जियन वहाँ जोर से चिल्लाते हुए आता है और उस लड़के को डांटता है, ए तू दूर रह इससे, इसे परेशान मत कर। वो लड़का जियन से पूछता है, तू कौन है भाई, क्या तू इसका बॉयफ्रेंड है? जियन शाऊ की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तू कहाँ जा रही थी? शाऊ डरते डरते बताती है, वॉशरूम जा रही थी। जियन कहता है, ठीक है तू जा, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन वो लड़का बीच में टांग अड़ाता है और कहता है, तू कौन है जो बीच में कूद रहा है? जियन अब गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारकर सबक सिखाता है। वो लड़का डर के मारे भाग खड़ा होता है। शाऊ फटाफट वॉशरूम की तरफ दौड़ जाती है और जब वापस आती है तो वो जियन को फोन पर बात करते सुन लेती है। जियन अपने पापा से कह रहा होता है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहता, आप मुझे बार बार ब्लाइंड डेट्स के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज। शाऊ ये सुनकर अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जियन उसे देख लेता है और रोक कर पूछता है, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? शाऊ शर्माकर कहती है, नहीं, मैंने तो बस उस लड़के को झूठ बोला था ताकि वो दूर हो जाए। जियन फिर पूछता है, क्या तुझे क्लब में आना जाना पसंद है? शाऊ फट से जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा पहला मौका है यहाँ आने का। फिर वो जियन को थैंक यू कहती है उसकी मदद के लिए और जाने लगती है। लेकिन जियन पीछे से कहता है, अगली बार यहाँ आकर ऐसे ड्रिंक मत करना, ये जगह लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है, समझी? शाऊ हंसकर ओके कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन की बात, शाऊ अपनी कंपनी पहुँचती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है सामने जियन खड़ा होता है। वो शाऊ का ID कार्ड देखता है और मुस्कुराकर कहता है, ओह तो तेरा नाम शाऊ है, मैं तुझे याद रखूंगा, ठीक है? इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर जियन अपनी आंटी को फोन करता है और कहता है, आंटी आपने जो ब्लाइंड डेट के लिए लड़की बताई थी ना, शाऊ, मैं उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हूँ, चलो सेट कर दो। उधर शाऊ को भी आंटी का फोन आता है जो कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए एक शानदार ब्लाइंड डेट फिक्स की है, मैं तेरी मम्मी को सालों से जानती हूँ, तो मैं तेरे लिए सिर्फ अच्छा लड़का ही चुनूंगी, ये तेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और सुन, वो मेरा भतीजा है, वो बहुत लंबा है, सुपर हैंडसम है, हाँ थोड़ा शर्मीला और कम बोलने वाला है, लेकिन दिल का सोना है, तुझे जरूर पसंद आएगा। मैं तुझे उसका WeChat ID भेज रही हूँ, ऐड कर ले और बातें शुरू कर। शाऊ मान जाती है और जियन को ऐड कर लेती है। जियन भी देखता है कि शाऊ ने उसे ऐड किया है और दोनों अपने अपने काम की जगह पर बैठ जाते हैं। शाऊ मैसेज में हेलो लिखती है, जियन भी हेलो का जवाब देता है। फिर शाऊ पूछती है, क्या आंटी ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया? जियन हाँ कहता है। शाऊ फिर पूछती है, क्या तुमने सिर्फ फैमिली के दबाव में आकर मेरे साथ ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कहा है? जियन जवाब देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, तो हम बाद में चैट करते हैं, ओके? तभी शाऊ की सहकर्मी, जो उसकी अच्छी दोस्त है, जागती है और पूछती है, अरे तू किससे बात कर रही है इतनी मुस्कुराकर? शाऊ बताती है, अपने ब्लाइंड डेट वाले लड़के से। सहकर्मी उत्सुक होकर पूछती है, वो कैसा दिखता है, क्या वो बहुत क्यूट और हैंडसम है? शाऊ कहती है, मैंने अभी उसका फोटो नहीं देखा, लेकिन आंटी ने बताया है कि वो सुपर हैंडसम है, लंबा और स्टाइलिश। फिर वो अपनी सहकर्मी को सारी चैट बताती है कि क्या क्या मैसेज किए और क्या जवाब आए। सहकर्मी हंसकर कहती है, अरे वाह, ये लड़का तो बड़ा ठंडा लगता है, कौन ऐसे छोटे छोटे जवाब देता है, लगता है वो तेरे साथ डेट पर जाना ही नहीं चाहता, इससे अच्छा तू उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन शाऊ कहती है, नहीं यार, उसने खुद कहा कि वो फैमिली के दबाव में नहीं आया, वो सच में इंटरेस्टेड लगता है। सहकर्मी फिर चिढ़ाती है, फिर भी जिस तरह वो बात कर रहा है लगता है वो तुझे चेज करने पर मजबूर कर रहा है, वो चाहता है कि तू उसके पीछे पड़ी रहे और वो बस एटीट्यूड दिखा रहा है, तू देखना आगे क्या होता है। जहाँ शाऊ अपनी सहकर्मी से चैट के बारे में बात कर रही थी और तभी अचानक जियन वहाँ आ धमकता है। दोनों लड़कियाँ उसे देखते ही डर से सिहर जाती हैं, जैसे कोई भूत आ गया हो। जियन बस एक नजर डालता
डालता है और फट से चला जाता है। शाओ की सहकर्मी जो बड़ी चालाक है हंसकर कहती है, अरे मिस्टर जीएन के तो बड़े बड़े डरावने सपने आते होंगे ना, कहीं तेरा वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का भी ऐसे ही ठंडा और डरावना न निकले जैसे हमारा बॉस। शाओ घबराकर कहती है, अरे यार तू मुझे और डराओ मत, पहले ही मैं सोच सोच कर परेशान हूँ। शाओ अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए एक क्यूट से रेस्टोरेंट पहुँचती है। वो टेबल नंबर 16 ढूंढते ढूंढते जैसे ही वहाँ पहुँचती है और बैठने लगती है तो सामने बैठे शख्स को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये तो जीएन है। वो शौक में कहती है, बॉस ये कितना बड़ा संयोग है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जीएन मुस्कुराकर कहता है, अरे पहले बैठ तो जा, फिर बात करते हैं। शाओ मन ही मन सोच रही होती है, हे भगवान, क्या ये मेरा ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉस ही है? ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। जीएन उसे इतना नर्वस देखकर पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है? इतना घबराई क्यों लग रही है? शाओ हकलाते हुए बताती है, बॉस मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही मेरे ब्लाइंड डेट हैं। क्या आपको पहले से पता था कि आंटी ने आपको मुझसे मिलवाया है? जीएन शांत होकर कहता है, नहीं मुझे भी अभी अभी पता चला। वैसे मेरी आंटी ने तेरे बारे में क्या क्या बताया, और तू मुझे अपने बारे में बता, आंटी ने क्या कहा? शाओ थोड़ा शर्मा कर कहती है, आंटी ने कहा कि आप बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम हैं और बड़े सभ्य इंसान हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपके पास एक प्यारा सा पेट है। जीएन हंसता है और कहता है, हाँ मेरा पेट एक चिपकली है, क्या तू उसकी फोटो देखना चाहेगी? वो बहुत मजेदार है। लेकिन शाओ डर के मारे चिल्लाती है, नहीं नहीं बॉस, उसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ आए होंगे मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर। जीएन ईमानदारी से बताता है, सच कहूँ तो मुझे अभी किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे बार बार ब्लाइंड डेट्स पर भेजती रहती है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूँ। शाओ समझदारी से कहती है, ओह तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी ब्लाइंड डेट बनने का नाटक करूँ ताकि फैमिली खुश रहे? जीएन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल, बस थोड़े समय के लिए मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का रोल प्ले करो। सिर्फ उनके साथ रहते हुए प्रिटेंड करना है, और जब हम अकेले होंगे तो मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। ऊपर से अगर तेरी कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। शाओ उत्सुक होकर पूछती है, बॉस ये रोल मुझे कैसे निभाना होगा, क्या क्या करना पड़ेगा? जीएन विस्तार से बताता है, बस फैमिली के साथ फोन पर बात करनी होगी या कभी उनके साथ डिनर पर जाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, आसान सा है। शाओ फिर पूछती है, वैसे बॉस आपने मुझे ही क्यों चुना? आपके पास तो ढेर सारी लड़कियां होंगी जो ये रोल प्ले कर सकती हैं। जीएन गंभीर होकर कहता है, क्योंकि मैं किसी रियल रिलेशनशिप में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता और किसी और को चुनना मुझे सही नहीं लगता। तू पहले से ही कंपनी में है तो आसान रहेगा। शाओ मन ही मन सोच रही होती है, अरे मैं अपने बॉस के साथ ये गर्लफ्रेंड वाला नाटक कैसे कर पाऊंगी, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। जीएन आगे कहता है, अगर तुझे ये सब बहुत विचित्र लग रहा है तो इसे एक छोटा सा काम समझ ले, मैं इसके लिए तुझे अलग से पैसे भी दूंगा जैसे कोई जॉब हो। शाओ चिंता में पूछती है, लेकिन अगर इस बीच मैं किसी और को पसंद करने लगी तो? जीएन आराम से जवाब देता है, उसकी चिंता मत कर, अगर ऐसा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे और तुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, आराम से सोच ले और फिर बता। वैसे प्राइवेट में मुझे बॉस मत कह, मेरे नाम से बुला। जीएन। शाओ सोचती है, वाह अब बॉस इतने डरावने नहीं लग रहे, लेकिन कौन अपने बॉस को नाम से बुलाता है, ये तो मुश्किल काम है। जीएन फिर पूछता है, बताना क्या सोचा, क्या तू हाँ कहेगी? शाओ कहती है, बॉस मुझे थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। मन ही मन वो सोच रही होती है, अरे मैं बॉस को नाम से कैसे बुलाऊंगी, ये तो नामुमकिन है। फिर वो जल्दी से कहती है, जीएन मुझे घर जाना है, और भागने लगती है। तभी सामने से एक वेट्रेस वाइन की ट्रे लेकर आ रही होती है और शाओ उससे टकराने वाली होती है, लेकिन जीएन फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। शाओ उसे देखती रह जाती है। अब घर पर शाओ अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। मॉम उत्साहित होकर कहती है, बेटा तेरी आंटी शू ने मुझे बताया कि उन्होंने तुझे एक अच्छा सा लड़का इंट्रोड्यूस किया है, अगर तुझे वो पसंद आ रहा है तो एक बार रिलेशनशिप ट्राई करके देख, वैसे भी तुम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो तो आसान रहेगा, और मैं तो आंटी के भतीजे से मिल चुकी हूँ, वो बहुत प्यारा लड़का है। शाओ चौंक कर पूछती है, मॉम आप उससे कब मिली? मॉम याद करते हुए बताती है, ये बात तब की है जब तू बहुत छोटी थी, इसलिए तुझे याद नहीं। आंटी शू अपने भतीजे को लेकर हमारे घर आई थी और तूने तो उसे मुंह पर पंच मार दिया था। शाओ शौक में कहती है, क्या मैंने? मॉम हंसकर सारी कहानी सुनाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब दोनों बच्चे थे तो एक बदमाश बच्चा जीएन को तंग कर रहा था। तभी शाओ वहाँ आती है और उस बच्चे को सबक सिखाने के चक्कर में गलती से अपना हाथ जीएन पर लगा देती है और वो बेहोश हो जाता है। शाओ ये सब याद करके सोचती है, अरे बॉस तो ये बात भूल ही गए होंगे, ये तो सालों पुरानी कहानी है, कोई बात नहीं। फिर अगले सीन में शाओ कंपनी में अपने डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रही होती है, शायद कोई प्रोजेक्ट की बात, और उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जीएन के ऑफिस में पहुंचती है कंपनी का डायरेक्टर, जो बड़ा स्मार्ट और अनुभवी इंसान है। वो जीएन से बात कर रहा होता है और शाओ को तारीफों के पुल बांध रहा होता है। वो कहता है, सुखो जीएन, शाओ को यहाँ काम करते हुए अभी सिर्फ 1 महीना
ही हुआ है, लेकिन वो इतनी शानदार तरीके से सब कुछ संभाल रही है कि क्या कहने। वो अभी हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है, हर काम में टॉपर। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि तू उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना ले, वो तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। जियन थोड़ा सोचता है और फिर हाँ कर देता है। ठीक है, चलो शाओ को ही मेरा असिस्टेंट बना लेते हैं, वो वाकई अच्छा काम कर रही है। शाओ ये सब सुनकर अंदर से इतनी शर्मिंदा और घबराई हुई फील करती है कि क्या बताएं। वो मन ही मन सोच रही होती है, हे भगवान, पहले तो बॉस मेरे ब्लाइंड डेट बन गए और अब मैं उनकी असिस्टेंट बन गई। ये जिंदगी कितनी अजीब मोड़ ले रही है, अब रोजाना उनके साथ काम करना पड़ेगा। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। कंपनी में एक दिन एक सुपर अमीर और स्टाइलिश लड़की आ धमकती है जिसका नाम वेन है। वो सीधी जियन के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती है जैसे वो जगह उसकी अपनी हो, लेकिन शाओ जो अब असिस्टेंट है फट से उसे रोकती है और पोलाइटली लेकिन सख्ती से कहती है, सॉरी मैम, लेकिन प्रेसिडेंट जी की परमिशन के बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। तभी जियन खुद बाहर आ जाता है और वेन मुस्कुराकर उसे एक शानदार गिफ्ट देती है। वो कहती है, ये मेरे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है और हाँ, आज शाम वो तुम्हें डिनर पर भी बुला रहे हैं, चलो ना साथ में मस्ती करेंगे। इतना कहते हुए वो जियन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जियन फट से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, सॉरी वेन, मैं बहुत व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगा। वेन थोड़ा नाराज होकर कहती है, तुम तो जानते हो ना कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा हमारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, ये सब तो फैमिली प्लान है। जियन साफ साफ कह देता है, देखो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वेन चौंक जाती है और कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है वो? उधर शाओ ये सब छुपकर सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, अरे बॉस जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं कहीं वो मेरी ही तो नहीं, क्या वो उस नाटक वाली बात को सीरियस ले रहे हैं? फिर शाओ फट से जियन की मदद करने के लिए आगे आती है और वेन से कहती है, बॉस आपको अभी एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, चलिए मैं आपको फाइल्स दिखा देती हूँ ताकि प्रिपेयर हो जाएं। जियन शाओ के साथ अपने ऑफिस में चला जाता है और दरवाजा बंद करके कहता है, वाह शाओ, तूने बहुत स्मार्ट तरीके से संभाला, देख रही है ना मेरी फैमिली मुझे कितना प्रेशर दे रही है शादी के लिए। अब बता मेरे उस प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, वो नाटक वाली डील? शाओ अभी भी कंफ्यूज्ड है और कुछ जवाब नहीं दे पाती, बस घबरा कर देखती रहती है। जियन समझदारी से कहता है, कोई बात नहीं, तू और समय ले ले, आराम से सोच, जल्दबाजी मत कर। शाओ मन ही मन सोचती है, अरे इसका मतलब क्या है, क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या बस नाटक? अब शाओ जियन की असिस्टेंट बनकर सारे काम संभालने लगती है। पहले जियन उसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग अरेंज करने को कहता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट तरीके से होता है। फिर शाम को वो उसे एक फैंसी डिनर पार्टी में ले जाता है जहाँ बड़े बड़े लोग मिलते हैं। पार्टी में शाओ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेती है, बस माहौल में घुलने के लिए। पार्टी खत्म होने के बाद वो अकेले घर जा रही होती है, तभी कंपनी का एक गार्ड आता है और उसे एक सुंदर शूज का बॉक्स देता है। वो कहता है, ये जियन सर की तरफ से है, आपके लिए स्पेशल। शाओ अपने पैरों की तरफ देखती है और याद आता है कि पार्टी में उसे थोड़ी चोट लग गई थी। वो सोचती है, अरे मैं तो बस बॉस की नकली गर्लफ्रेंड बनने का रोल प्ले करने वाली हूँ, फिर वो मुझ में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, कहीं ये नाटक से ज्यादा तो नहीं बन रहा? तभी जियन खुद वहाँ आ जाता है और कहता है, शाओ ये शूज अभी पहन ले, तेरे पैर को आराम मिलेगा। शाओ शर्माकर कहती है, बॉस मैं घर जाकर पहन लूंगी, थैंक्स। जियन मुस्कुराकर बाय कहता है और चला जाता है। घर पहुंचकर शाओ थक कर बैठती है, तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, बेटा कल हमें तेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाना है, वहाँ तेरे डैड जो भी कहें बस इग्नोर कर देना, आखिर वो तेरे डैड हैं, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, अपना मूड खराब मत करना। शाओ हाँ कहती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि पार्टी में क्या क्या ड्रामा होगा। अगले दिन पार्टी के लिए जाते हुए शाओ को उसकी स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम चैन है। वो बड़ा बदतमीज टाइप का है और शाओ को तंग करने लगता है। कहता है, अरे शाओ इतने सालों में तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो बना होगा ना, या अभी भी सिंगल घूम रही है? शाओ गुस्से में चिल्लाती है, तेरा इससे क्या मतलब, मेरे बॉयफ्रेंड होने या ना होने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? चैन हंसकर कहता है, सॉरी यार, शुरू में मैं तुझे पसंद करता था और पीछे पड़ता था, लेकिन फिर तेरी सिस्टर से डेटिंग शुरू कर दी। शाओ उसे डांटती है, उसे मेरी सिस्टर मत कह, वो बस मेरे डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है, कुछ नहीं। चैन फिर सॉरी कहता है, लेकिन आगे कहता है, लेकिन इसमें तेरी भी गलती है ना, तू मेरे साथ कितना रूखा बर्ताव करती थी और तेरी सिस्टर इतनी स्वीट थी कि मैं कंफ्यूज हो गया। तभी शाओ की स्टेप सिस्टर वहाँ आ धमकती है और गुस्से में चिल्लाती है, ए तू मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रह, क्या कर रही है यहाँ? शाओ ठंडे दिमाग से जवाब देती है, चिंता मत कर, मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं, ये कचरा तू अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। तभी जियन वहाँ पहुँचता है और शाओ से पूछता है, क्या ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, कुछ प्रॉब्लम है? शाओ फट से मना करती है, नहीं नहीं मैं इसे जानती भी नहीं, ये बस मुझे तंग कर रहा था। स्टेप सिस्टर पूछती है, ये कौन है, क्या ये तेरा बॉस है? शाओ जवाब देने ही वाली होती है कि जियन फट से शाओ का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर स्टेप सिस्टर का मुंह बन जाता
आता है और वो गुस्से में कहती है, क्या तुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? तू इसमें क्या देखता है? जियन मुस्कुराकर कहता है, वो बहुत खूबसूरत और प्यारी है बस। स्टेप सिस्टर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ जियन से दूर हटती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पार्टी में? जियन बताता है, मैं भी इसी पार्टी में इनवाइटेड था, बस इधर उधर घूम रहा था। तभी शाओ के डैड बाहर आते हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं। वो जियन को देखकर पूछते हैं, ये कौन है? शाओ थोड़ा रूखे अंदाज में कहती है, आपको इससे क्या मतलब, बस छोड़ो ना। डैड नाराज होकर कहते हैं, तू अपने डैड से ऐसे बात करती है? ये क्या तरीका है? डैड थोड़ा सलाह देने वाले अंदाज में कहते हैं, अरे बेटा ये तेरा बॉस लगता है ना, इससे बात करके अपनी सिस्टर की भी जॉब लगा दे इसी कंपनी में, अच्छा रहेगा सबके लिए। लेकिन शाओ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में चिल्लाती है, अब आपको याद आ रहा है कि आप मेरे डैड हैं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप उस मिस्ट्रेस की बेटी की देखभाल में लगे रहते थे और मुझे अकेला छोड़ देते थे। अब मुझे अपना डैड मत कहो बस। डैड इतने गुस्से में आ जाते हैं कि शाओ पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जियन बीच में कूदता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और सख्ती से रोकता है। फिर वो शाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब दोनों जियन की कार में बैठकर जा रहे होते हैं और बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। शाओ खिड़की से बारिश देखते देखते पुरानी यादों में खो जाती है और हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। याद आता है कि कैसे उसके डैड उसे बिल्कुल नजरअंदाज करते थे। वो बस अपनी मिस्ट्रेस की बेटी की परवाह करते, उसे स्कूल छोड़ने जाते, उसके लिए स्वादिष्ट रिंगोट्स लाते, लेकिन शाओ को तो ऐसे ही छोड़ देते जैसे वो कोई बोझ हो। एक बार तो बारिश में शाओ अकेली भीगती रही और डैड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये सब याद करके शाओ बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जियन ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, वाह अब ये कितनी बदल गई है। बचपन में तो ये इतनी बहादुर और स्ट्रांग थी जैसे कोई छोटी सी शेरनी। फिर जियन खुद अपनी यादों में खो जाता है। वो याद करता है कि कैसे शाओ ने बचपन में उसे प्रोटेक्ट किया था, किसी बदमाश बच्चे से लड़कर उसे बचाया था और वो मोमेंट कितना स्पेशल था। फिर कहानी एक और पार्टी की तरफ मुड़ती है जहाँ जियन शाओ को अपने साथ ले जाता है। वहाँ वेन भी मौजूद होती है, वो अमीर लड़की जो पहले जियन पर लाइन मार रही थी। जियन वेन को दिखाते हुए शाओ का हाथ पकड़ता है जैसे दोनों रियल कपल हों और शाओ उसे उसके नाम से बुलाती है क्योंकि जियन ने पहले कहा था कि प्राइवेट में बॉस मत कहना। पार्टी में वेन शाओ से ढेर सारे सवालों की बौछार कर देती है। वो पूछती है, सच बताओ क्या तुम और जियन सच में डेट कर रहे हो? शाओ बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, हाँ हम साथ हैं और हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। लेकिन वेन हार नहीं मानती। वो कहती है, देख लेना तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो अमीर घर से है, तू क्या है, वो बस तेरे साथ खेल रहा है, एक दिन छोड़ देगा। ये सब सुनकर शाओ थोड़ी हर्ट होती है, लेकिन तभी जियन वहाँ आ धमकता है और वेन को डांटता है, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी देख हम खुश हैं बस। फिर वो शाओ को अपने साथ ले जाता है और उसके इतने करीब आता है कि शाओ का दिल धड़कने लगता है। वो पूछता है, क्या तू गुस्सा है? शाओ कहती है, नहीं लेकिन आप कुछ ज्यादा ही करीब हैं। वो थोड़ा पीछे हटती है तो जियन हंसकर कहता है, अरे सब हमें देख रहे हैं, नाटक तो बनता है ना। फिर दोबारा पूछता है, अभी भी गुस्सा है? शाओ जवाब देती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस वो जो कह रही थी वो थोड़ा बुरा लगा, इतनी बेइज्जती वाली बातें। जियन उसे समझाता है, देख वो ना तुझे अच्छे से जानती है ना मुझे, उसकी बातों को दिल पर मत ले, बस इग्नोर कर। पार्टी में अब सब लोग मजेदार गेम्स खेलने लगते हैं जैसे कोई ग्रुप फन एक्टिविटी। शाओ मन ही मन सोच रही होती है, अरे जियन और मैं तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये नकली रिश्ता। लेकिन दिल में कहीं कुछ हलचल तो हो रही है। नेक्स्ट डे शाओ जियन के ऑफिस में आती है और उसे एक मीटिंग के बारे में बताती है। वो कहती है, बॉस मैंने ये वाला रेस्टोरेंट चुना है जहाँ खाने में ये डिशेस होंगी, सब कुछ परफेक्ट लगेगा। लेकिन जियन सारी अरेंजमेंट्स देखकर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है, तूने ये सब कैसे प्लान किया, सब कुछ गड़बड़ है, जाकर ठीक कर। वो शाओ को इतनी जोर से डांटता है कि शाओ उदास होकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है, अरे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, मैंने तो बस कोशिश की थी। उधर जियन को भी लगता है कि शायद मैंने ज्यादा ही डांट दिया। वो थोड़ा पछताता है। फिर शाओ सब कुछ ठीक करके वापस आती है और जियन देखकर खुश होता है, हाँ अब ये ठीक लग रहा है, अच्छा काम। जैसे ही शाओ जाने लगती है जियन उसे रोकता है और एक खूबसूरत नेकलेस देता है। वो कहता है, पिछली बार तू कार में भूल गई थी और ये टूट गया था, मैंने इसे ठीक करवा लिया, अब पहन ले। शाओ थैंक्स कहकर चली जाती है, लेकिन खुशी से फूली नहीं समाती। अपनी सीट पर बैठते ही उसकी सहकर्मी पूछती है, अरे उस दिन तू अपने ब्लाइंड डेट से मिली थी ना, कैसा था वो, बताओ ना। शाओ याद करती है कि कैसे जियन ने अभी उसे डांटा था, तो वो कहती है, नहीं यार अच्छा नहीं था, बड़ा खड़ूस टाइप। सहकर्मी हंसकर कहती है, मैंने कहा था ना वो अच्छा नहीं होगा, कौन ऐसे अकड़ू लड़के को डेट करेगा, दिन भर तो हम
हम ऐसे ही बॉस का गुस्सैल चेहरा देखते हैं। शाओ भी हंसकर साथ देती है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तभी जियन वहाँ आ जाता है और डांटता है, काम के समय चैटिंग मत करो, फोकस करो। फिर चला जाता है। अब शाओ अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी सुपरवाइजर आती है और ढेर सारे एक्स्ट्रा काम थमा देती है। शाओ मना करती है, नहीं मैम, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सुपरवाइजर चिल्लाती है, तू असिस्टेंट है ना, तो ये सब करना पड़ेगा, बहाने मत बना। तभी जियन वहाँ पहुँचता है और शाओ से कहता है, तू मेरे ऑफिस में आ। फिर सुपरवाइजर को डांटता है, शाओ सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, वो सिर्फ मेरे काम करेगी, तुम लोगों के नहीं, समझी। ऑफिस में जियन शाओ से पूछता है, वो तुझे इतना सुना रही थी, तू क्यों नहीं लड़ी, क्यों चुपचाप सुनती रही। शाओ कहती है, ऐसा नहीं कि मैं डर रही थी, बस मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, शांति से रहना बेहतर है। वो फ्लैशबैक में जब शाओ ने स्कूल में किसी बदमाश से लड़ाई की थी जियन को बचाने के लिए, उसके बाद घर पर उसके मॉम और डैड के बीच बड़ी बहस हो गई थी। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे, जैसे ये सब तेरी वजह से हुआ और नहीं, तूने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। शाओ ये सब देखकर बुरी तरह रोने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ऐसे झगड़े। वो सोच रही थी कि मेरी वजह से घर टूट रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगी, ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन अफसोस, वो झगड़े रुके नहीं और आखिर में उसके मॉम डैड का तलाक हो गया, जिसने शाओ को और भी ज्यादा अकेला कर दिया। अब वर्तमान में वापस आते हैं, जहाँ शाओ जियन से कहती है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं अब किसी को खुद को तंग नहीं करने दूंगी, खुद को मजबूत रखूंगी। जियन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा याद रखना, आज शाम हमें एक और पार्टी में जाना है, तैयार रहना। फिर कहानी एक प्यारे से रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ती है, जहाँ शाओ डिनर का सब कुछ शानदार तरीके से सेट कर देती है। टेबल पर फूल, अच्छा म्यूजिक, सब कुछ रोमांटिक लग रहा होता है। जियन उसे देखकर पूछता है, अरे शाओ, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, सब ठीक है ना। शाओ हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जियन के पापा और आंटी वहाँ पहुँचते हैं और शाओ उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो जियन से फुसफुसाकर पूछती है, ये तो फैमिली डिनर लग रहा है, मुझे पहले बताते ना। फिर वो सबको हेलो कहती है और जियन की आंटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने भाई यानी जियन के पापा से कहती है, देखो भाई, ये मेरी दोस्त की बेटी है और जियन की गर्लफ्रेंड भी कितनी प्यारी है ना। पापा थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ ठीक है, और सबको डिनर के लिए बैठने को कहते हैं। डिनर के दौरान पापा शाओ को खाना परोसते हैं और पूछने लगते हैं, बेटा तू जियन को कितना पसंद करती है, तुम दोनों कब से साथ हो, कितने समय से डेटिंग चल रही है। शाओ थोड़ी हिचकिचाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती, बस मुस्कुराती रहती है। जियन बीच में कूदता है और पापा से कहता है, पापा इतने सवाल मत पूछो, उसे असहज लग रहा है। डिनर खत्म होने के बाद जियन शाओ को अपनी कार से घर छोड़ने जाता है। रास्ते में शाओ पूछती है, क्या मैंने अच्छे से नाटक किया, सब ठीक लग रहा था ना। जियन हंसकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी शर्मीली है, तू तो बहुत नर्वस लग रही थी। शाओ शर्माकर बताती है, सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया, ये मेरा पहला मौका है, इसलिए घबराहट हो रही थी। जियन थोड़ा सोचकर कहता है, वैसे क्या कल तू फ्री है? मेरे पापा को अभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए हमें और थोड़ा सा निभाना पड़ेगा, जैसे असली कपल। शाओ चिंता में पूछती है, क्या आपके पापा को पता चल गया कि ये सब नकली है? जियन आराम से जवाब देता है, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, वो बस मुझ पर भरोसा नहीं करते, हमेशा शक करते हैं। तो कल मैं तुझे पिक करने आऊंगा, तैयार रहना। घर पहुंचकर शाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड लीसा को फोन करती है और सारी कहानी सुना देती है, कैसे उसने जियन के साथ ये डील की है कि वो उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनेगी और फैमिली के प्रेशर से बचाने में मदद करेगी। लीसा चौंक कर कहती है, अरे कहीं वो तुझे किसी या हक करने को तो नहीं कह रहा, कहीं तेरा फायदा तो नहीं उठा रहा। शाओ हंसकर कहती है, नहीं यार, वो ऐसे लड़के नहीं हैं, वो बहुत सभ्य और अच्छे हैं, बस थोड़े शर्मीले। लीसा फिर चिढ़ाती है, ओहो, तू तो उसकी बड़ी फैन लग रही है, इतनी तारीफ। शाओ डिफेंड करती है, अरे मेरे बॉस सच में बहुत अच्छे हैं, तू उनके बारे में गलत मत बोल। लीसा हंसकर कहती है, ठीक है बाबा, अपना ध्यान रखना, कोई गड़बड़ लगे तो बता। अगले दिन सुबह सुबह जियन का फोन आता है और वो कहता है, जल्दी तैयार हो जा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। फिर जियन शाओ को एक मजेदार जगह ले जाता है, हॉर्स राइडिंग के लिए, जहाँ उसके अंकल भी मिलते हैं। दोनों साथ में घोड़ों पर सवारी करते हैं, हंसते खेलते, जैसे कोई परफेक्ट डेट हो। अच्छा समय बिताने के बाद जियन उसे एक रोमांटिक डिनर पर ले जाता है। शाओ वहाँ का माहौल देखकर सोचती है, अरे ये रेस्टोरेंट कितना क्यूट है, कैंडल्स जल रही हैं, सब इतना रोमांटिक क्यों लग रहा है। फिर वो जियन से कहती है, मेरी मॉम तुम्हारी फोटो देखना चाहती है, दिखाऊं? जियन कहता है, मेरे पास कभी अकेली फोटो नहीं होती,
तू अभी ले ले। शाओ फोटो क्लिक करने लगती है लेकिन कहती है यहाँ लाइट थोड़ी कम है, बाहर जाकर ले लूंगी, बेहतर आएगी। तभी जियन को उसके पापा का फोन आता है। वो साइड में बात करता है और फिर शाओ को बुलाता है। अरे इधर आ, पापा तुझसे बात करना चाहते हैं। शाओ वीडियो कॉल पर पापा से मीठी मीठी बातें करती है जैसे कोई बहू। पापा खुश होकर कहते हैं तुम दोनों अच्छा समय बिताओ और कॉल रख देते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं थोड़ा टहलते हुए। शाओ पूछती है अब तो आपके पापा को यकीन हो गया होगा ना? जियन कहता है हाँ लगता तो है, लेकिन वो बड़े चालाक हैं, इसलिए हमें अभी और थोड़ा सा निभाना पड़ेगा जैसे असली जोड़ी। शाओ कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी वो सोचती है अरे यहाँ लाइट अच्छी है, चलो यहीं फोटो ले लेते हैं। जियन मान जाता है हाँ इससे मेरा भी काम हो जाएगा और वो दोनों एक क्यूट सी सेल्फी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ कंपनी के सारे साथियों के साथ एक डिनर पार्टी के लिए जा रही होती है। सब लोग उत्साहित। तभी लिफ्ट से जियन बाहर आता है और उसका असिस्टेंट पूछता है सर सब कहाँ जा रहे हैं इतने खुश होकर? सब लोग मिलकर कहते हैं बॉस आप भी हमारे साथ पार्टी में चलिए, मजा आएगा। जियन शाओ की तरफ देखता है और हाँ कर देता है। ठीक है चलते हैं। पार्टी में सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, मस्ती में बातें कर रहे हैं। जियन थोड़ा दूर अपने असिस्टेंट के साथ होता है लेकिन वो शाओ को ही घूर रहा होता है। देख रहा है कि कैसे शाओ का एक सहकर्मी उससे बहुत बातें कर रहा है, करीब आ रहा है जैसे इंटरेस्ट ले रहा हो। ये देखकर जियन के मन में जलन सी होने लगती है। वो फट से उठता है और शाओ के पास जाकर कहता है शाओ मेरे साथ आ, मुझे कुछ जरूरी काम है। शाओ आती है और पूछती है क्या काम है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जियन शाओ से कहता है अरे मेरे पापा का फोन आया था, बस उसी बारे में कुछ है। शाओ थोड़ा घबरा कर पूछती है क्या मुझे फिर से उनसे फोन पर बात करनी पड़ेगी? मैं तैयार हूँ। लेकिन जियन हंसकर कहता है नहीं नहीं इतना कुछ नहीं, बस हम दोनों एक फोटो ले लें, वो काम कर जाएगा उन्हें दिखाने के लिए। फिर वो शाओ को अपनी बाह में खींचता है और एक प्यारी सी फोटो क्लिक कर लेता है। शाओ थोड़ा शर्मा कर कहती है बॉस अब आपका काम हो गया ना, तो मैं घर चली जाऊंगी, थक गई हूँ। जियन मुस्कुराकर हाँ कहता है लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा होता है। अगले दिन शाओ कंपनी में अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। दोस्त माफी मांगते हुए कहती है सॉरी यार, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम पड़ गया तो मैं तेरे साथ घूमने नहीं जा पाऊंगी, प्लान कैंसिल। शाओ थोड़ा उदास होकर कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं किसी सहकर्मी को पूछती हूँ, शायद कोई फ्री हो। लेकिन जब वो सबको पूछती है तो कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता, सबके पास अपने अपने बहाने। आखिर में शाओ सोचती है चलो अकेले ही घूम आती हूँ, मजे तो अकेले भी किए जा सकते हैं। वो एयरपोर्ट पहुँचती है और वहाँ अचानक जियन से टकरा जाती है। जियन बताता है मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण काम से आया था, तू कहाँ जा रही है इतनी उत्साहित होकर? शाओ हंसकर कहती है मैं अपनी दोस्त के साथ एक कूल कॉन्सर्ट देखने जा रही थी लेकिन वो फ्री नहीं हुई। फिर वो मजाक में पूछती है बॉस क्या तुम चलोगे मेरे साथ, मजा आएगा? जियन थोड़ा सोचकर कहता है रात को मैं व्यस्त रहूंगा लेकिन एक टिकट दे, अगर फ्री हुआ तो आ जाऊंगा, वादा नहीं लेकिन कोशिश करूंगा। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है जैसे आसमान फूट पड़ा हो। शाओ वहाँ खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, भीगती हुई, ठंड से कांपती हुई। तभी जियन की कार आकर रुकती है और वो शाओ को पिक करने आ जाता है। कार में बैठते ही जियन माफी मांगता है सॉरी शाओ, मैं कॉन्सर्ट में नहीं पहुंच पाया, काम में फंस गया। शाओ मुस्कुराकर कहती है अरे कोई बात नहीं, मैंने अकेले ही एंजॉय किया। लेकिन जियन देखता है कि शाओ बारिश में भीग गई है तो वो टिश्यू निकालता है और बड़े प्यार से उसे सुखाने में मदद करता है। ये देखकर शाओ बहुत शर्माती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। जियन चिंता में कहता है अरे तुझे तो तेज बुखार लग रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। वो फट से कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ता है और शाओ का चेकअप करवाता है जैसे वो उसकी जिम्मेदारी हो। शाओ मन ही मन सोचती है क्या मिस्टर जियन अभी भी सिर्फ नाटक कर रहे हैं? आखिर वो मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल तक ले आए, ये तो ज्यादा लग रहा है। हॉस्पिटल से निकलते हुए शाओ को जियन की आंटी का फोन आता है। बात करने के बाद वो जियन से पूछती है आपने आंटी को क्यों बताया कि हम साथ हैं? अब उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। जियन शांत होकर कहता है अरे हम तो यही चाहते हैं ना कि सब यकीन करें, ये प्लान का हिस्सा है। शाओ चिंता में कहती है लेकिन क्या आपने सोचा है कि अभी हम नकली डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब सबको सच पता चलेगा तो क्या होगा? सबका दिल टूटेगा। जियन थोड़ा रुक कर कहता है सच कहूँ मैंने कभी इतना आगे नहीं सोचा। वैसे तेरा वापस जाने का प्लान कब का है? शाओ बताती है मेरी दोपहर की फ्लाइट है, घर लौट जाऊंगी। जियन कहता है ठीक है, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ
कि वो तुझे छोड़ दे। शाओ मना करती है, नहीं इतनी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन जियन जिद करता है, नहीं तू बीमार है, चुपचाप मेरी सुन, सुरक्षित पहुँच। शाओ मान जाती है और जियन फोन पर बात करने साइड में जाता है। शाओ अकेले में सोचने लगती है, ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? क्या ये सब नाटक है या सच में मुझे पसंद करने लगा है? फिर खुद को डांटती है, अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, हमारे बीच तो बस नकली रिश्ता है, कुछ असली नहीं। फिर शाओ घर लौट आती है और अपनी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाती है। दोस्त कहती है, तुम दोनों का रिश्ता अभी नकली है, लेकिन क्यों ना इसे असली बना लो? तेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और किसी न किसी से तो डेटिंग शुरू करनी चाहिए। शाओ चौंक कर कहती है, तू ये क्या बोल रही है, ऐसा कैसे? दोस्त समझाती है, अरे सोच तो सही, वो अच्छा लड़का लगता है और तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो, मैं बस सलाह दे रही हूँ, फैसला तेरा है। शाओ भी जियन के बारे में सोचने लग जाती है, जैसे दिल में कुछ हलचल हो रही हो। अगले दिन शाओ कंपनी में पहुँचती है और अपनी सहकर्मी के साथ फाइल्स लेकर लिफ्ट में जा रही होती है। ढेर सारी फाइल्स, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। तभी जियन वहाँ आता है और फट से शाओ की मदद करने लगता है, फाइल संभालता है। ये देखकर सहकर्मी हैरान हो जाती है, अरे बॉस खुद मदद कर रहे हैं, वाह। फिर जियन शाओ को बताता है, मेरे पापा ने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, तू भी चलना। शाओ हाँ कहती है और शाम को दोनों उनके घर पहुँचते हैं। डिनर के दौरान जियन शाओ को खाना परोसता है, बड़े प्यार से, जैसे कोई पति। ये देखकर पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह बेटा, तुझे अब किसी की देखभाल करना भी आ गया, बड़ा बदलाव है। डिनर के बाद पापा चले जाते हैं और जियन शाओ से कहता है, चल मैं तुझे अपना कमरा दिखाता हूँ, देख कितना कूल है। शाओ उत्साहित हो जाती है और कमरे में घुसते ही सब कुछ देखने लगती है, किताबें, सामान, सब कुछ। तभी उसे जियन की बचपन की एक फोटो मिलती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। जियन पूछता है, क्या हुआ, क्या तू मुझे पहले से जानती है? शाओ घबराकर कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। जियन उसकी ये हरकत देखकर बस मुस्कुराता रहता है। नेक्स्ट डे शाओ कंपनी में आती है और अपने साथ 2 कप कॉफी लाती है, एक अपनी सहकर्मी को देती है। सहकर्मी खुश होकर कहती है, वाह थैंक्स, रुक मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। कितने हुए? शाओ हंसकर कहती है, अरे पैसे देने की क्या जरूरत, नीचे मुझे बॉस मिले थे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, ये उनकी तरफ से है, एंजॉय कर। सहकर्मी उत्सुक होकर पूछती है, वाह बॉस ने, क्या चल रहा है तेरे और उनके बीच, बताओ ना डिटेल में। लेकिन शाओ थोड़ा असहज हो जाती है और जल्दी से बहाना बनाती है, अरे यार मुझे वॉशरूम जाना है, रुक 1 मिनट। वो वहाँ से निकलती है और अचानक जियन को उसके दोस्त के साथ बातें करते सुन लेती है। दोस्त मजाक में पूछ रहा होता है, अरे जियन, शाओ तो इतनी खूबसूरत है और तू उसके साथ इतना समय बिता रहा है, क्या कभी तेरे मन में उसके साथ कुछ स्पेशल करने का ख्याल नहीं आया? जियन फट से मना करता है, ऐसी बातें मत कर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, वो मेरी रिस्पेक्टेड साथी है। दोस्त फिर चिढ़ाता है, लेकिन जियन सख्ती से कहता है, नहीं भाई, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा, बस। शाओ ये सब छुपकर सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, मन ही मन सोचती हुई कि ये कितना सभ्य इंसान है। उधर जियन अपने दोस्त से आगे कहता है, देख मैं उसकी बहुत कद्र करता हूँ, वो मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए, उसकी खुशी सबसे पहले। जब शाओ वापस अपनी सीट पर आती है तो वो बहुत उदास लग रही होती है, जैसे कोई भारी बात मन में घूम रही हो। सहकर्मी नोटिस करती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, कुछ बताएगी? शाओ मन ही मन सोचती है, अरे मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम तो बस नाटक कर रहे हैं, असली कुछ नहीं है। लेकिन दिल में कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तभी सुपरवाइजर वहाँ आती है और शाओ को कहती है, जल्दी जियन के पास जा और इन फाइल्स पर साइन ले आ, देर मत कर। शाओ ऑफिस में जाती है और जियन से साइन लेती है, लेकिन जियन मुस्कुराकर कहता है, आज शाम हम डिनर पर चलेंगे, क्या कहती है? शाओ थोड़ा गुस्से में मना कर देती है, नहीं मेरे पास समय नहीं है, व्यस्त हूँ। जियन फिर कहता है, ठीक है तो ऑफिस के बाद मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, साथ चलेंगे। लेकिन शाओ मन ही मन और भड़क जाती है, कहती है उसकी भी जरूरत नहीं, और बाहर निकल जाती है जैसे कुछ खटक रहा हो। फिर शाम को कंपनी के सब लोग एक डिनर पार्टी में जाते हैं, मस्ती में खाना पीना चल रहा होता है। बाहर निकलते वक्त शाओ का एक सहकर्मी उससे बहुत बातें कर रहा होता है, इंटरेस्ट लेते हुए, और अचानक वो शाओ का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। जियन ये सब दूर से देखता है और उसके मन में जलन की आग जलने लगती है। उधर शाओ देखती है कि क्लब में 2 लड़कियां जियन से बात कर रही होती हैं, उसका नंबर मांग रही होती हैं और जियन उन्हें नंबर दे रहा होता है। ये देखकर शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचती है, अरे ये क्या कर रहा है, इतनी आसानी से नंबर दे दिया। लेकिन असल में जियन ने चालाकी से अपने दोस्त का नंबर दे दिया था उन लड़कियों को, बस मजाक में। फिर जियन शाओ के पास आता है और कहता है, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, तू थोड़ी नशे में लग रही है। शाओ मान जाती है और
कार में बैठते ही कहती है, बॉस मैं सो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। जियन उसे घर के पास लाता है और पूछता है, क्या वीकेंड पर तू फ्री है? तू हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती थी ना, मैं ले चलूंगा, मजा आएगा। लेकिन शाओ मना कर देती है, नहीं अब मुझे उसमें रुचि नहीं, थैंक यू। वो कार का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन लॉक नहीं खुलता, जैसे कोई अटक गया हो। जियन पूछता है, क्या तेरे मन में कुछ चल रहा है, सच बता। शाओ कहती है, नहीं तो। लेकिन जियन कहता है, तू झूठ बोल रही है, मुझे पता है। तब शाओ सीधे पूछ लेती है, आखिर आप कब तक अपने पापा के सामने ये नाटक करना चाहते हैं? मैं थक गई हूँ इस एक्टिंग से, अब नहीं कर सकती। जियन चौंक कर कहता है, क्या तू मजाक कर रही है? शाओ सख्ती से कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ और चिंता मत करो, आपके पैसे वापस कर दूंगी। जियन पूछता है, क्या तुझे अब कोई और पसंद आ गया है? शाओ हाँ कहती है। जियन फिर पूछता है, क्या वो तेरा वो सहकर्मी है? शाओ मना कर देती है। जियन कहता है, ठीक है, और उसे कार से उतार कर चला जाता है। अगले दिन कंपनी में शाओ जियन से बात नहीं कर रही होती है। जियन का दोस्त ये देख लेता है और ऑफिस में उसे कहता है, अरे यार तुम दोनों के बीच क्या हो गया? वो तुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है? कहीं उसे कोई और तो नहीं पसंद आ गया? वो सहकर्मी जो उसके साथ इतना चिपक रहा था। जियन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं, बस मन ही मन उबल रहा होता है। फिर कहानी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ती है जहाँ शाओ जा रही होती है। वहाँ वो जियन से टकरा जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियन बताता है, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। तू? शाओ कहती है, मेरे अंकल के पैर में चोट लगी है, उन्हें देखने आई हूँ। जियन कहता है, चल साथ चलते हैं, मदद करूँगा। शाओ डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर बताता है, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। शाओ बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है, अरे इतनी जल्दी कैसे ले जाऊंगी, सब कैसे मैनेज करूं? तभी जियन कहता है, चिंता मत कर, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ, सब सेट हो जाएगा। जियन फट से अपने असिस्टेंट को फोन करता है और सब कुछ व्यवस्था करवा देता है। फिर दूसरा डॉक्टर आता है और बताता है, अंकल के लिए एक प्राइवेट सिंगल रूम तैयार है, लेकिन उसका खर्चा काफी ज्यादा है, सब जियन सर कवर कर रहे हैं। शाओ बहुत खुश हो जाती है और जियन को बार बार थैंक्स कहती है, तुमने कितनी बड़ी मदद की, मैं क्या कहूँ। जियन शांत होकर कहता है, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, थैंक्स की जरूरत नहीं, बस खुश रह, और वो चला जाता है। फिर शाओ की मॉम कहती है, चल बेटा अब हम घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शाओ कंपनी में अपना काम निपटा रही होती है और छुट्टी होने के बाद वो जल्दी जल्दी बाहर निकल रही होती है। तभी सामने से कोई बंदा बड़े बड़े बॉक्स लेकर आता है और शाओ उससे टकराने ही वाली होती है, गिरने को तैयार। लेकिन तभी जियन फुर्ती से आता है और उसे पकड़कर बचा लेता है। वो पूछता है, अरे शाओ इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है, सब ठीक तो है? शाओ थोड़ा संभल कर बताती है, मैं फिर से अंकल से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, उनकी देखभाल करनी है। जियन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चल मैं तुझे छोड़ दूँ, आसान हो जाएगा। कार में जाते जाते जियन को उसके पापा का फोन आता है और वो बात करने लगता है। शाओ उत्सुक होकर पूछती है, क्या आपके पापा मेरे बारे में पूछ रहे थे? आपने उन्हें बता दिया ना कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हम अलग हो गए हैं? जियन थोड़ा रुक कर कहता है, अरे अभी तो हम साथ हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं पापा से कैसे कहूँ कि सब खत्म हो गया, वो उदास हो जाएंगे। शाओ थोड़ा गुस्से में कहती है, लेकिन हम तो बस नाटक कर रहे हैं ना, असली कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है, अब आप अपनी फैमिली को इस बारे में कब बताओगे, सच कब सामने आएगा? जियन सोचकर कहता है, ठीक है जल्दी ही बता दूंगा, चिंता मत कर। शाओ फिर याद दिलाती है, वैसे मैंने जो पैसे आपको वापस किए थे वो आपने अभी तक लिए क्यों नहीं, रिसीव कर लीजिए। जियन शांत होकर जवाब देता है, मैंने कहा था ना मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, वो मेरी तरफ से गिफ्ट था। शाओ कहती है, फिर तो ये आपका नुकसान हुआ ना? जियन हंसकर कहता है, नहीं ये कोई नुकसान नहीं, मैं खुश हूँ। फिर वो पूछता है, वैसे तू मुझे बता क्यों नहीं रही कि आखिर क्या दिक्कत हो गई है, तुझे क्या परेशानी है? लेकिन शाओ कुछ नहीं बताती, बस कहती है, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, और फट से कार से उतरकर भाग जाती है। फिर शाम को शाओ अपनी मॉम के साथ घर पर होती है और मॉम सब कुछ नोटिस कर लेती है। वो देखती है कि शाओ रोज हॉस्पिटल तो जा रही है लेकिन जियन के साथ समय नहीं बिता रही। मॉम प्यार से कहती है, बेटा अगर तुम दोनों के बीच कोई समस्या है तो बैठकर बात कर लो, सब सुलझा लो, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, कोशिश करनी पड़ती है। शाओ मन ही मन सोचती है, अरे मैं क्या बात करूं, मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकती कि वो मुझे पसंद करे, ये तो दिल की बात है। फिर कहानी एक बार में शिफ्ट होती है जहाँ शाओ अपनी दोस्त लीसा के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है, थोड़ी उदास लग रही हो। लीसा पूछती है, अरे तेरे और तेरे बॉस के बीच क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? शाओ उदास होकर बताती है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, वो नाटक खत्म हो गया, हम अलग हो गए। तभी बार में कुछ लोग जोरदार झगड़ा करने लगते हैं। शाओ और लीसा घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक बदमाश बंदा वाइन की बोतल फेंकता है और वो सीधे शाओ की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी जियन तेजी से आता है और शाओ को बचा लेता है, अपना
हाथ आगे करके बोतल रोकता है। शाओ हैरान हो जाती है, तुम यहाँ कैसे? जियन उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं सब संभालता हूँ। वो अपने गार्ड्स की मदद से उन बदमाशों को सबक सिखाता है और झगड़ा खत्म कर देता है। फिर वो लीसा को सुरक्षित घर भेज देता है और शाओ को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई होती है। हॉस्पिटल में शाओ जियन को बार बार थैंक्स कहती है, तुमने आज मेरी जान बचाई, बदले में मैं तुम्हारी मेडिकल फीस भरूंगी, प्लीज मान जाओ। जियन मुस्कुराकर कहता है, अरे क्या तुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत है? बस इतना कर कि मेरे साथ फिर से वो नाटक शुरू कर, बदले में जो चाहिए मैं दूंगा। शाओ ये सुनकर चुप हो जाती है, कुछ जवाब नहीं दे पाती। तभी नर्स जियन को बुलाती है, आपका नंबर आ गया है। शाओ कहती है, बॉस अब जाओ चेकअप करवाओ। जियन कहता है, ठीक है, कार में लौटकर बात जारी रखेंगे, रुकना। चेकअप के बाद कार में बैठते ही जियन पूछता है, अब बताओ क्या तू तैयार है फिर से शुरू करने को? शाओ हिचकिचाते हुए कहती है, बॉस मुझे नहीं पता क्या जवाब दूं, मैं उलझन में हूँ। जियन सीधे कहता है, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं इस रिश्ते को जारी रखना चाहता हूँ, असली बनाकर। शाओ चौंक कर कहती है, अरे एक्टिंग ही तो है ना, आप किसी और लड़की को ढूंढ लो, मेरी क्या जरूरत? जियन गंभीर होकर कहता है, नहीं, सिर्फ तू ही कर सकती है, क्योंकि मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तू स्पेशल है। शाओ शौक में कहती है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं सच में? जियन हंसकर बताता है, हाँ, क्या तुझे लगता है मैं बिना वजह हॉस्पिटल जाता, क्लब में तुझे देखता या कंपनी में सबको कॉफी बांटता? वो सब तेरे लिए था, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि यूं ही समय बर्बाद करूँ। शाओ कहती है, लेकिन आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे। जियन समझाता है, तूने आधी बात सुनी और मान लिया कि सब नकली है। अगर मैं तुझे पसंद न करता तो क्या तुझे अपना कमरा दिखाता? सब कुछ असली था। शाओ बुरी तरह हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, वाह, ये मुझे सच में पसंद करता है, ये तो सपने जैसा है। तभी जियन उससे कहने लगता है कि देखो, मैं तेरे साथ कोई नाटक नहीं करना चाहता, चल हम असली में साथ हो जाएं। शाओ थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का समय दो, अभी दिमाग में घूम रहा है सब। जियन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, जब मन करे बता देना। शाओ मन ही मन सोचती है कि ये कितना समझदार है, लेकिन दिल में उथल पुथल मची हुई है। फिर शाम को शाओ अपनी सहकर्मी के साथ रूम में होती है। तभी जियन का फोन आता है और वो कहता है, बाहर आ, मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी। शाओ सहकर्मी से कहती है, मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ा काम है, और बाहर निकलती है इधर उधर देखती हुई। जियन छुपकर कहता है, क्या तू मुझसे डरती है? इतना घबरा क्यों रही है? शाओ कहती है, नहीं, लेकिन तुमने यहाँ क्यों बुलाया? रात हो गई है। जियन उसे करीब खींचता है और कहता है, मैं तुझे मिस कर रहा था, इसलिए देखने आ गया, बस इतना ही। शाओ शर्माकर कहती है, बॉस हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई देख लेगा। जियन हंसता है, तू अभी भी मुझे बॉस कह रही है? गर्लफ्रेंड्स ऐसे नहीं बोलती, नाम से बुला। शाओ पूछती है, फिर क्या बुलाऊं, बताओ ना। तभी जियन का दोस्त वहाँ आ जाता है और शाओ उसे देखकर बुरी तरह शर्माती है, चेहरा लाल हो जाता है और फट से अपने रूम में भाग जाती है। सहकर्मी पूछती है, अरे तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या हुआ? शाओ कोई बहाना बनाकर टाल देती है। अगले दिन सब लोग बाहर घूमने निकलते हैं, नई जगह देखने, मस्ती करने। जियन शाओ से कहता है, अरे अपना बैग दे, मैं पकड़ लूं, भारी लग रहा है। शाओ मना करती है, नहीं, अगर सहकर्मी देख लेंगे तो शक करेंगे, हमारा राज खुल जाएगा। जियन मान जाता है, लेकिन कहता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक फोटो तो ले सकते हैं ना, चल पोज दे। और वो शाओ के साथ ढेर सारी क्यूट फोटोज क्लिक करता है। फिर कहानी हॉट स्प्रिंग की तरफ जाती है, जहाँ शाओ अपनी दोस्त के साथ गर्म पानी में मजे ले रही होती है रिलैक्स होकर। दोस्त कहती है, अब मैं रूम में जा रही हूँ, थक गई हूँ, तू आएगी? शाओ कहती है, नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी, यहाँ अच्छा लग रहा है। दोस्त चली जाती है और तभी जियन वहाँ आता है जैसे कोई सरप्राइज। शाओ मुस्कुराकर कहती है, मैं तेरे इंतजार में थी, आ गया। फिर दोनों करीब आते हैं और एक प्यारा सा किस करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं हंसी मजाक में। फिर अगले दिन से जियन और शाओ मैसेज पर बातें करने लगते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग, रात गुड नाइट। ऑफिस में शाओ प्रोजेक्ट की बात करने आती है तो जियन कहता है, आज हम साथ लंच करेंगे, क्या कहती है? शाओ खुश होकर कहती है, हाँ चलो। जियन फिर कहता है, और उसके बाद मूवी भी देखेंगे, कोई अच्छी वाली। शाओ टिकट ले रही होती है, तभी चैन नाम का वो पुराना बदमाश वहाँ आता है और फिर से शाओ को तंग करने लगता है। शाओ घबरा जाती है, लेकिन जियन वहाँ होता है और सब संभालता है। तभी शाओ की स्टेप सिस्टर वहाँ आ धमकती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो शाओ को डांटती है, ए तू फिर से मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, दूर रह। शाओ घबरा जाती है, लेकिन तभी जियन फट से वहाँ पहुँचता है
और शाओ को प्रोटेक्ट करता है। वो स्टेप सिस्टर से कहता है, शांत हो जाओ, यहाँ कोई झगड़ा नहीं चलेगा। स्टेप सिस्टर गुस्से में चैन को पकड़कर मूवी देखने चली जाती है। जियन शाओ को शांत करने लगता है। अरे इतना गुस्सा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शाओ कहती है, मैं गुस्सा थोड़ी हूँ, बस वो स्टेप सिस्टर है, मेरे डैड की वो मिस्ट्रेस की बेटी जिसने मेरी फैमिली को तोड़ा। मेरे डैड ने उसकी मॉम के साथ मिलकर मेरी मॉम को धोखा दिया और वो लड़का चैन तो मुझे देखते ही डिस्गस्टिंग लगता है। जियन ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और शाओ आगे कहती है, वैसे मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, तू कितना अच्छा है, हमेशा साथ देता है। जियन मुस्कुराकर कहता है, तू भी तो बहुत प्यारी और अच्छी है, हम साथ में परफेक्ट लगते हैं। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। शाओ कंपनी में काम कर रही होती है, तभी उसके अंकल का फोन आता है। वो मॉम के नए पति हैं और उनकी आवाज से लगता है कि कोई समस्या है, लेकिन वो शाओ को बताते नहीं, बस कहते हैं, सब ठीक है बेटा, चिंता मत कर। लेकिन शाओ को शक हो जाता है और वो फट से वहाँ जाने का फैसला करती है। बाहर निकलते हुए जियन उसे देख लेता है और पूछता है, कहाँ जा रही है इतनी हड़बड़ी में। शाओ बताती है तो जियन कहता है, चल मैं साथ चलता हूँ, मदद करूँगा। वहाँ पहुँचकर शाओ देखती है कि उसके डैड की मिस्ट्रेस और डैड खुद वहाँ आकर झगड़ा कर रहे होते हैं। मिस्ट्रेस शाओ की मॉम और स्टेप डैड को बुरी बुरी बातें सुना रही होती है। जियन और शाओ मिलकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। डैड और मिस्ट्रेस को डांट कर भगाते हैं। शाओ की मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह मेरा दामाद कितना अच्छा है, हमेशा साथ देता है। शाओ को गर्व महसूस होता है। फिर दोनों कार में वापस जा रहे होते हैं और शाओ अचानक रोने लग जाती है। वो कहती है, सॉरी, तुमने मेरी फैमिली का सारा ड्रामा देख लिया, कितना शर्मिंदा लग रहा है। जियन उसे सांत्वना देता है, अरे इसमें तेरी क्या गलती, ये सब तेरे कंट्रोल में नहीं है, तू मजबूत रह। शाओ रोते हुए बताती है, वो औरत मेरे डैड की मिस्ट्रेस है जिसने मेरी मॉम को इतना दुख दिया, बातें सुनाकर हर्ट करती है। मुझे समझ नहीं आता लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, पहले डैड को चुराया, अब मॉम के घर में आकर परेशान कर रही है, कितनी बेशर्म। जियन उसे गले लगाकर कहता है, ऐसे लोगों की वजह से खुद को दुखी मत कर, तू उनसे बेहतर है। शाओ और रोती है तो जियन कहता है, अरे बचपन में तू कितनी बहादुर थी, अब रो रही है। शाओ शौक में कहती है, तुमने मुझे कब पहचाना, मतलब तू पहले से जानता था। और वो रास्ता देखकर कहती है, ये तो मेरे घर का रोड नहीं, कहाँ ले जा रहे हो। जियन हंसकर कहता है, तू इतना रो रही है, घर कैसे छोड़ूं, तुझे आराम की जरूरत है। शाओ जिद करती है, पहले बता तूने मुझे कब पहचाना। जियन बताता है, ब्लाइंड डेट से पहले, जब पहली बार लिफ्ट में मिले थे, तेरे आईडी पर नाम पड़ा, तभी याद आ गया। शाओ हैरान होकर कहती है, तो पहले से पता था, फिर बताया क्यों नहीं। जियन कहता है, अरे हम तो तब अनजान थे, क्या कहता कि बचपन की वजह से तुझे पसंद करता हूँ, अजीब लगता ना। फिर जियन शाओ से पूछता है, अब तू बता, तू मुझे पसंद करती है या नहीं, सच बोल। शाओ थोड़ा शर्मा कर हाँ कहती है और दोनों करीब आकर एक प्यारा सा किस करते हैं। फिर शाओ जियन के घर जाती है और उसके हाथ की बैंडेज करती है, बड़े प्यार से, जैसे कोई डॉक्टर। दोनों अच्छा समय बिताते हैं, बातें करते हंसते, जैसे नई शुरुआत। रात को शाओ को भूख लगती है तो जियन कहता है, ठीक है मैं किचन में कुछ बनाता हूँ, तू आराम कर। शाओ बाथरूम में जाती है और खुद को आईने में देखकर बहुत शर्माती है, जैसे कोई नई दुल्हन। चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो किचन में आती है और जियन को कुकिंग करते देखती है। तभी शाओ को जियन का पेट मिलता है, वो चिपकली, जिसे देखकर वो डर जाती है। अरे ये क्या है। जियन हंसकर दिखाता है, देख इसे ऐसे खाना खिलाते हैं, क्यूट है ना। दोनों मिलकर चिपकली को खिलाते हैं। फिर जियन शाओ को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है, ये तेरे लिए, हमेशा पहनना। अगले दिन शाओ की दोस्त लीसा उसे बताती है, अरे ये नेकलेस तो सुपर महंगा है, लिमिटेड एडिशन, बाजार में मुश्किल से मिलता है, कहाँ से मिला। तभी शाओ की दो और सहेलियाँ आती हैं और नेकलेस देखकर बातें करने लगती हैं। वाह कितना शानदार है, कोई स्पेशल गिफ्ट लगता है, बताओ ना किसने दिया। शाओ शर्माकर टाल देती है, लेकिन मन में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। फिर शाओ जियन के ऑफिस में जाती है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने, लेकिन जियन उसे रोकता है और पूछता है, क्या तू व्यस्त है, थोड़ी देर रुकना। शाओ कहती है, हाँ व्यस्त हूँ, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। जियन हंसकर कहता है, अरे इतना डर क्यों, क्या तुझे डर है कि कोई हमें साथ देख लेगा। शाओ समझाती है, देखो मैं तेरी एम्प्लॉय हूँ, तू मेरा बॉस, ये सही नहीं लगेगा, अगर सबको पता चल गया तो लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे। जियन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तो क्या तू हमारे रिश्ते को छुपाकर रखना चाहती है, या रात साथ बिताने के बाद अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, सीक्रेट रखना चाहती है। शाओ फट से कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस। शाओ थोड़ा सोचकर कहती है, अरे मुझे थोड़ा समय दो, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं सोच सकती, दिल में घूम रहा है सब। जियन बड़े प्यार से कहता है,
ठीक है, मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। जब तैयार हो बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर कहानी कंपनी की तरफ मुड़ती है, जहाँ शाओ अपने सहकर्मियों के साथ काम कर रही होती है, लेकिन कुछ बदमाश टाइप के लोग उसे तंग करने लगते हैं। वो शाओ पर इल्जाम लगाते हैं, अरे तू बॉस के पीछे पड़ी है, उसे लुभाने की कोशिश कर रही है, क्या बात है। शाओ उदास हो जाती है, लेकिन तभी जियन वहाँ आ धमकता है और सबके सामने शाओ को बचाने लगता है। वो जोर से कहता है, सुनो सब, असल में मैं शाओ को पसंद करता हूँ, मैं उसके पीछे पड़ता हूँ, वो नहीं। इसलिए दोबारा कभी शाओ के बारे में कोई बुरी बात कही या अफवाह फैलाई तो अच्छा नहीं होगा, समझे। सब सहकर्मी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियन की सख्ती देखकर चुप हो जाते हैं। फिर जियन शाओ को अपने ऑफिस में ले जाता है और शाओ कहती है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब सब क्या सोचेंगे। जियन शांत होकर कहता है, अरे इसमें मेरी गलती नहीं, मैंने जानबूझकर हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं लाया, लेकिन अब जरूरत पड़ गई थी। फिर वो बड़े प्यार से शाओ का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, हंसाकर बातें करके, और शाओ का चेहरा फिर से खिल उठता है। अब जब सब सहकर्मियों को पता चलता है कि शाओ और जियन सच में साथ हैं, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो शाओ को स्पेशल ट्रीट देने लगते हैं। वाह शाओ, तू कितनी लकी है, बॉस के साथ, मुबारक हो। शाओ शर्मा जाती है, लेकिन मन ही मन खुश होती है कि अब कोई तंग नहीं करेगा। और अब तो जियन सबके सामने ही शाम को शाओ को घर छोड़ने आता है। सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो तालियां तक बजाते हैं, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। बस ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और शाओ जियन की जोड़ी बहुत खुश दिखने लगती है। साथ घूमते हंसते एक पार्टी में दोनों जाते हैं, जहाँ शाओ जियन से पूछती है, बताओ ना, तू मुझे कब से पसंद करने लगा, सच सच बता। जियन थोड़ा सोचकर कहता है, शायद उस पहले क्लब वाली रात से जब हम मिले थे, या नेक्स्ट डे लिफ्ट में जब तुझे देखा तो दिल में कुछ हुआ। शाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे मैं भी तुझे तभी से पसंद करने लगी थी, लगता है हमारी किस्मत पहले से जुड़ी हुई थी। फिर जियन सब सहकर्मियों के सामने एक ग्रैंड प्रपोजल देता है, घुटनों पर बैठकर, शाओ क्या तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, ये रिंग तेरे लिए। और वो शाओ को रिंग पहनाता है। सब तालियां बजाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। शाओ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कहती है। बस ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि शाओ अपनी मेहनत और काबिलियत से कंपनी की HR मैनेजर बन जाती है। जियन उसे बधाई देता है, वाह शाओ, तूने कमाल कर दिया, मैं कितना प्राउड हूँ। शाओ मुस्कुराती है और कहती है, तेरे सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था, हम साथ में सब कुछ जीत सकते हैं। और इसी खुशी के साथ ड्रामा की कहानी एक सुपर हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है।